क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 300 सालों तक एक ऐसा साम्राज्य रहा जिसने न सिर्फ राजनीति बल्कि समाज, भाषा, संस्कृति और वास्तुकला को भी पूरी तरह बदल दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। 1206 से लेकर 1526 तक 5 अलग अलग वंशों ने दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। इन शासकों ने न सिर्फ देश को संगठित किया बल्कि भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी, प्रशासनिक प्रणाली को मजबूत किया और भव्य इमारतें बनवाईं जो आज भी इतिहास की गवाही देती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन थे इसके महान शासक, कैसे हुए प्रशासनिक और सामाजिक परिवर्तन और आखिर इसका पतन कैसे हुआ। अगर आप भी भारत के गौरवशाली और जटिल इतिहास को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दिल्ली सल्तनत भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत मानी जाती है। यह शासन 1206 ईसा से 1526 ईसा तक दिल्ली को केंद्र बनाकर चला और इसमें 5 प्रमुख मुस्लिम वंशों ने शासन किया। इस दौर ने भारत की राजनीति, संस्कृति, भाषा और वास्तुकला को गहराई से प्रभावित किया। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 वंशों का शासन रहा है, जिनमें गुलाम वंश या ममलक वंश, जिसका शासन काल 1206 से 1290 ईसा तक रहा है। इसके बाद आता है खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईसा तक शासन किया। तत्पश्चात तुगलक वंश आता है। इस वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। फिर आता है सैयद वंश। इस वंश ने 1414 से 1451 ईसा तक शासन किया और अंत में लोदी वंश का शासन रहा। इस वंश ने 1451 से 1526 ईसा तक शासन किया। गुलाम वंश 1206-1290 ईसा। गुलाम वंश भारत में इस्लामी शासन का पहला व्यवस्थित राजवंश था। इसे ममलूक वंश भी कहते हैं क्योंकि इसके शासक मूल रूप से गुलाम दास थे जो बाद में राजा बने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 ईसा इस वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ओरिजिनली अफगानिस्तान में जन्मा एक तुर्क गुलाम था। उसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था और बाद में उसको सेनापति बना दिया। गौरी की मृत्यु 1206 ईसा में हो गई थी। उसके बाद ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की और इस तरह वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। इसने लखनौती, बंगाल, लाहौर, दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दाता भी कहा जाता है क्योंकि वह उदार था और सैनिकों को खूब इनाम दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईसा में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ संघर्षों के बाद उसका दामाद और सबसे योग्य गुलाम इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। वह गुलाम वंश का सबसे मजबूत और कुशल शासक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती दी। उसने दिल्ली को सल्तनत की स्थायी राजधानी बनाया। मंगोलों से सुरक्षा। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का प्रयास किया, लेकिन इल्तुतमिश ने बुद्धिमानी से युद्ध टाल दिया। इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया। इसमें भूमि राजस्व के बदले अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। राजकीय मुद्रा जारी की, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जहाज महत्वपूर्ण है। उसे बगदाद के खलीफा से औपचारिक मान्यता भी मिली थी, जिससे उसकी वैधता बढ़ी। इल्तुतमिश का 1236 ईसा में बीमारी से निधन हो गया। इल्तुतमिश के निधन के बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक बनी। रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईसा तक शासन किया। इल्तुतमिश ने स्वयं उसे उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन अमीरों, नवाबों ने शुरुआत में इसे स्वीकार नहीं किया। रज़िया सुल्तान की प्रमुख बातें: योग्यता। उसने खुद को एक योग्य प्रशासक, सेनापति और न्यायप्रिय शासक के रूप में साबित किया। वह पुरुषों जैसी पोशाक पहनती थी और खुले दरबार में शासन करती थी, जो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। रज़िया सुल्तान के सामने
चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उसे दरबारी सरदारों और सामंती शक्तियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। उसका प्रेम संबंध एक अफ्रीकी गुलाम जमालुद्दीन याकूत से होने की अफवाह भी फैली, जिससे उसकी स्थिति कमजोर हुई। अंततः उसके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और उसे हटाकर बंदी बना लिया गया। 1240 ईसा में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। रजिया की मृत्यु के बाद गुलाम वंश कमजोर पड़ गया। गुलाम वंश के अंतिम दिनों में कमजोर शासकों ने राज किया, जैसे कि नसीरुद्दीन महमूद, और किंतु बलबन के समय थोड़ी स्थिरता आई। अंत में 1290 ईसा में जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश के बारे में जानने से पहले गुलाम वंश के एक शासक की बात न करना बेईमानी होगी। ये महान शासक गयासुद्दीन बलबन था, जिसने 1266 से 1287 ईसा तक शासन किया। बलबन गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। वह पहले इल्तुतमिश का गुलाम था और बाद में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। वह एक सशक्त, कठोर और अनुशासन प्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। बलबन के शासन की प्रमुख विशेषताएं: 1. राजशाही को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग मोनार्की। बलबन ने सुल्तान की शक्ति को अत्यधिक बढ़ाया। वह खुद को खुदा की छाया, शैडो ऑफ गॉड कहता था। उसने दरबार में झुककर सलाम करने, सिजदा और पांव चूमने, पैबोस की परंपरा शुरू की, जिससे शाही रौब बना रहे। 2. दरबारी सरदारों, नवाबों की शक्ति कम की। बलबन को चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी से खतरा था। यह 40 तरह से 40 तुर्क अमीरों का समूह था। उसने इस शक्तिशाली गुट को तोड़ दिया। 3. न्याय प्रणाली, जस्टिस सिस्टम। उसका प्रसिद्ध नारा था, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य न्याय है। बलबन बहुत कठोर न्याय देता था, चाहे अपराधी कोई भी हो। 4. सेना और सुरक्षा व्यवस्था। बलबन ने सेना को फिर से संगठित किया और सीमाओं को मजबूत किया। मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा पर किले और सैन्य चौकियां बनवाईं। 5. डाकुओं और विद्रोहियों का दमन, विशेष रूप से दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना के बीच में डाकुओं का आतंक था, जिसे बलबन ने पूरी तरह समाप्त कर दिया। 6. संस्कृति और साहित्य को संरक्षण। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो जैसे कवि और विद्वान आए। फारसी साहित्य को बल मिला। 1287 ईसा में बलबन की मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी उसका पोता कैखुसरू था, लेकिन वह कमजोर शासक था। बलबन के शासन का महत्व। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत केंद्रीकृत शासन में बदल दिया। वह भारत में राज्य की गरिमा और सुल्तान की सर्वोच्चता का प्रतीक बन गया। बलबन को कई इतिहासकार पूर्ववर्ती मुगल सम्राटों का पूर्वज मानते हैं, क्योंकि उसने शाही सत्ता को अत्यधिक महत्व दिया। खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईसा तक शासन किया, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईसा। इस वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 ईसा में उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक कायूमर्स को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना की। वह तुर्क नहीं था, बल्कि तुर्क अफगान मूल का था, इसलिए पुराने तुर्क सरदारों ने शुरुआत में इसका विरोध किया। इस वंश के प्रमुख शासक में अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने 1296 से 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा और सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख नीतियां और उपलब्धियां: 1. दक्कन और दक्षिण भारत पर विजय। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, महाराष्ट्र, वारंगल, आंध्र, द्वार समुद्र, कर्नाटक और मदुरै, तमिलनाडु तक अभियान चलाए। दक्षिण से भारी मात्रा में धन, जवाहरात और हाथी लाए गए। 2. मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा। अलाउद्दीन ने मंगोलों को कई बार हराया। उसने सीमाओं पर किले और सैनिक चौकियां बनाई। 3. बाजार नियंत्रण और मूल्य नीति।
उसने दिल्ली में कड़ी बाजार नीति लागू की। अनाज, कपड़ा, घोड़ा, दास आदि की कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती थीं। इस नीति का उद्देश्य था सेना को कम वेतन देकर भी अच्छी जिंदगी देना। 4. प्रशासनिक सुधार, जासूसी व्यवस्था को मजबूत किया। भूमि माप कर लगान वसूलने की शुरुआत की। 5. धार्मिक नीति, उसने धर्म गुरुओं और उलेमाओं को दरबार से दूर रखा। हिंदू मंदिरों और राजाओं से कर वसूली की। उसे कट्टर मुस्लिम शासक माना जाता है। 6. खुद को दूसरा सिकंदर कहा। उसने खुद को सिकंदर ए सानी, दूसरा सिकंदर की उपाधि दी। 1316 ईसा में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र शहाबुद्दीन उमर शासक बना, लेकिन असली सत्ता मलिक काफूर के हाथ में थी। खिलजी वंश का अंत, अलाउद्दीन के बाद शासक कमजोर थे। 1320 ईसा में गयासुद्दीन तुगलक ने आखिरी खिलजी शासक को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का महत्व, दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दक्षिण भारत तक फैलीं। प्रशासन, सेना, बाजार और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया गया। भारत की एकता की नींव मजबूत हुई। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक का शासन। खिलजी वंश के पतन के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता संभाली और तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। इन्होंने 1320 से 1325 ईसा तक शासन किया। उसने मंगोलों को हराया और सल्तनत को फिर से संगठित किया। उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। एक हादसे में मंच गिरने से 1325 ईसा में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं कि उसके पुत्र ने षड्यंत्र रचा था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना, जिसने 1325 से 1351 ईसा तक शासन किया। वह बहुत ही बुद्धिमान, विद्वान लेकिन अव्यावहारिक शासक था। प्रमुख योजनाएं और नीतियां। 1. राजधानी परिवर्तन योजना। उसने दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। कारण, दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। परिणाम, आम जनता को भारी कष्ट हुआ, लोग रास्ते में मर गए। अंततः उसे दिल्ली लौटना पड़ा। योजना असफल रही। 2. तांबे के सिक्के चलवाना, टोकन मुद्रा योजना। उसने चांदी की कमी दूर करने के लिए तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर मूल्य देकर चलाया। लोग नकली सिक्के बनाने लगे। अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। योजना असफल रही। 3. कर नीति, दोआब में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र गंगा यमुना के बीच में कर बहुत बढ़ा दिया। जब वहां अकाल पड़ा तो किसानों पर अत्याचार हुए। जनता में असंतोष फैल गया। 4. मंगोलों और बाहरी आक्रमणों का सामना। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों को हराया, लेकिन आंतरिक विद्रोहों में असफल रहा। निष्कर्ष, वह एक अति महत्वाकांक्षी लेकिन अव्यावहारिक शासक था। योजनाएं अच्छी थीं, पर ज़मीनी हकीकत से दूर थीं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जिन्होंने 1351 से 1388 ईसा तक शासन किया। वह एक कुशल प्रशासक और लोकहितैषी शासक था। प्रमुख कार्य, सिंचाई व्यवस्था, नहरें बनवाईं, यमुना से नहरें खुदवाईं, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे शहर बसाए। करों में छूट दी और जनता पर अत्याचार कम किया। गुलामों, दासों का कल्याण विभाग शुरू किया। अशोक के स्तंभों को दिल्ली में लाने का प्रयास किया। उलेमाओं को बढ़ावा दिया और शरिया कानूनों को कड़ाई से लागू किया। कमजोरी, उसने धार्मिक दृष्टि से बहुत कट्टर नीति अपनाई। युद्ध कौशल में कमजोर था। उसके बाद के तुगलक शासक बहुत कमजोर साबित हुए। तुगलक वंश का पतन 1388 से 1460 ईसा। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश कमजोर हो गया। 1398 ईसा में तैमूर, मंगोल आक्रमणकारी, ने दिल्ली पर हमला कर भयंकर लूटपाट की। सल्तनत पूरी तरह बिखर गई। अंततः 1414 ईसा में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और तुगलक वंश का अंत हो गया। अब हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के चौथे और सबसे कमज़ोर वंश सैयद वंश के बारे में, जो 1414 ईसा से 1451 ईस्वी तक चला। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने 1414 ईसा में की। ये वंश तैमूर के आक्रमण 1398 के बाद अस्तित्व में आया।
खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि खुद को तैमूर का प्रतिनिधि कहा। सैयद वंश का शासनकाल रहा 1414 ईसा से 1451 ईस्वी तक रहा। यह वंश दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। शासनकाल में विद्रोह, दरबारी षड्यंत्र और बाहरी आक्रमण लगातार होते रहे। यह वंश कमजोर था और धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता गया। सैयद वंश की शासक 1. खिज्र खां 1414 ईसा से 1421 ईस्वी तैमूर का गवर्नर था, जिसने दिल्ली की सत्ता संभाली। अपने नाम से सिक्के नहीं चलवाए, मालवा, बंगाल जैसे इलाकों के विद्रोह को दबाने में लगा रहा। 2. मुबारक शाह 1421 ईसा से 1434 खिज्र खां का बेटा, शहंशाह की उपाधि ली और अपने नाम से सिक्के चलवाए। सुधार करना चाहा, लेकिन षड्यंत्र में मारा गया। 3. मोहम्मद शाह 1434-1445 ईस्वी शासनकाल कमजोर, दरबार में अनुशासन नहीं रहा। बहलोल लोदी जैसे सूबेदारों की शक्ति बढ़ी। 4. आलम शाह 1445-1451 ईस्वी सैयद वंश का अंतिम शासक, दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। इसी के साथ लोदी वंश की शुरुआत हुई। आइए अब हम दिल्ली सल्तनत के 5वें और अंतिम वंश लोदी वंश, लोडी डायनेस्टी को विस्तार से समझते हैं। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की। यह दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। इससे पहले सभी वंश तुर्क थे। लोदी पहले अफगान शासक थे जिन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली। लोदी वंश के प्रमुख शासक 1. बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक लोदी वंश का संस्थापक था। एक योग्य योद्धा और कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने जौनपुर, बिहार और दुआब के इलाकों को फिर से सल्तनत में शामिल किया। अपने अफगान सरदारों को खुश रखने के लिए सत्ता में भागीदारी दी। सरल और न्यायप्रिय था, जनता के बीच लोकप्रिय रहा। 2. सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी, दिल्ली सल्तनत का सबसे सक्षम लोदी शासक माना जाता है। इसने आगरा शहर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। प्रशासन में सुधार किए, जैसे भूमि की पैमाइश, किसानों से सीधा कर वसूली, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना। उसने विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। फारसी भाषा को बढ़ावा मिला। हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई। मंदिरों को तोड़ा, मुसलमानों को ज्यादा प्राथमिकता दी। 3. इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का बेटा और लोदी वंश का अंतिम शासक था। अत्यंत अहंकारी, क्रूर और अनुभवहीन था। अपने सूबेदारों और सरदारों से दुश्मनी मोल ली। बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी ने जहां सरदारों को महत्व दिया, वहीं इब्राहिम ने उन्हें दबाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप अफगान सरदारों ने बाबर को भारत बुलाया। लोदी वंश का पतन। इब्राहिम लोदी की गलत नीतियों के कारण उसके विरुद्ध विद्रोह बढ़े। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने बाबर से मदद मांगी। बाबर ने आकर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मार डाला। इस युद्ध के बाद लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी, ताकत, राजनीति और विरासत से भरी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा वंश कौन सा है और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं मुगल साम्राज्य, भारत का मध्यकालीन इतिहास और ढेरों रोचक तथ्यों से भरे वीडियो।